नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब पे चैनल ब्रिजेश भंडारी में, जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं नीरज चौधरी जी। नीरज चौधरी जी गुरु जसराम जी जो हैं उनके पोते हैं। गुरु जसराम जी के बारे में मैं आपको एक बात ये बता दूं, गुरु जसराम जी भारत का एक बहुत जाना माना नाम है, जिन्होंने कुश्ती जगत में बहुत सारे मेडल लिए और भारत का नाम रोशन किया। उनका एक अखाड़ा दिल्ली के हरकेश नगर के पास है, जिसे उनके पोते नीरज चौधरी चलाते हैं, जो कि बहुत ही शिद्दत से इस अखाड़े में नई प्रतिभाओं को मौका देते हैं। बिना किसी पैसा लिए एक बहुत अच्छा स्टेज दे रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम उन्हीं से मिलने आए हैं और आज हम उन्हीं के अखाड़े में उनसे कुछ बातें करेंगे और उनसे उनके विचार जानेंगे, जो कि इन मिट्टी से जुड़े लोगों के साथ अपने देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए मेडल लाने वाले तैयार कर रहे हैं, समाज में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के एकदम निस्वार्थ होकर अपने देश की सेवा में लगे हुए और कुश्ती की सेवा कर रहे हैं। और जो पिछले 1970 से ये अखाड़ा खुला हुआ है, जिसमें बहुत सारे नामी ग्रामी पहलवान हुए हैं, कुछ अर्जुन अवार्डी हुए हैं, कुछ बड़े बड़े अवार्ड्स जीत चुके हैं। आइए नीरज जी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस प्रोग्राम में। नीरज चौधरी जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं नीरज चौधरी। नीरज चौधरी जी गुरु जसराम जी जो अखाड़ा है, जिनका अखाड़ा है, उनके पोते हैं और ये अखाड़ा चलाते हैं। ये 30 साल के हैं और चकाचौंध मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। नमस्कार नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। नीरज जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अपने दादाजी के बारे में कुछ बताइए, गुरु जसराम जी के बारे में कुछ बताइए, और जो ये अखाड़ा है ये कब स्टार्ट हुआ है? जो ये अखाड़ा जो हमारे दादाजी थे गुरु जसराम जी, उन्होंने 1970 में स्टार्ट किया था। उससे पहले वो रेसलर रहे थे, इंटरनेशनल रेसलर रहे थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था अफ़गानिस्तान में, फिर श्रीलंका में गवर्नर जनरल कप में और इंडो रशियन मीट में। उन्होंने शौकिया तौर पे रेसलिंग शुरू की थी। फिर शौक में मेडल आ गया था उनका नेशनल में। फिर वहाँ से वो एयर फोर्स में सेलेक्ट हो गए स्पोर्ट्स कोटे से, इंडियन एयर फोर्स में। फिर करते करते फिर काफ़ी नेशनल मेडल आए। फिर उनके इंटरनेशनल भी गए, काफ़ी टूर गए। इंटरनेशनल में 3-4 मेडल थे उनके। 1963 में श्रीलंका में था, फिर रशिया में था, फिर इंडो अफ़गानी मीट में था। काफ़ी जगह गए थे वो। अच्छा, यहाँ मैं आपसे फिर उन्होंने रिटायर होके फिर अपना ये अखाड़ा शुरू कर दिया था वहाँ से, एयरफोर्स से रिटायर होके 97। हाँ नीरज जी, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल ये पूछूंगा। ये तो बात हो गई आपके दादाजी की, तो अब आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जसौला गांव से हमारी पूरी फैमिली एक पहलवानी से रिलेटेड रही है। जो दादाजी ने प्रथा शुरू करी वहीं से, जो चाचा हो गए वो पहलवान, ताऊ हो गए वो खुद थे, दादाजी थे, फिर भाई ने की थी। तो सारा जो मतलब फैमिली में जो भी कुछ मिला वो पहलवानी से मिला। जो भी नाम, पैसा या कुछ जो कामयाबी ज़िंदगी में मिली और पहचान जो मिली वो पहलवानी से ही मिली। ये तो मेरी पूरी फैमिली पहलवानी के इर्द गिर्द है, पूरी सारी काम। मतलब जितनी भी आपकी पूरी फैमिली है मोस्टली रेसलिंग को सर्व कर रहे हैं और रेसलिंग ही खेलते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पहलवानी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछूँगा कि आपकी एजुकेशन के बारे में हमें बताइए, आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने 12th कॉमर्स से की, फिर BCom की मैंने, फिर उसके बाद CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स होता वो किया था इंटर तक।
ये सब करके फिर जो मेरे दादाजी थे उनका हमेशा फोकस ज़्यादा एजुकेशन पे रहता था कि पढ़ाई, वो पहलवानी से भी ज़्यादा मेनली कहते थे कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं 12th करके उनके पास ही आ गया था। फिर उनके पास रहते रहते मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम पास की, फिर CMA किया था, फिर अब मैंने BP एड किया है इस फील्ड में घुसने के लिए, फिर BP एड किया था। अच्छा, मैंने जो आपसे सवाल पूछा, मेरा सवाल पूछने का कारण यही था कि आप चाहते तो आप एक मतलब जो नॉर्मल लाइफ होती है, एक नॉर्मल जो रेसलिंग के अलावा जो नॉर्मल लाइफ होती है जिसमें कि बंदा अपना एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब करता है, 9 to 5 ऑफिस जाता है, गाड़ियों में घूमता है, सैटरडे संडे इंजॉय करता है, वीकेंड मनाता है, बट आप उन सब चीज़ों को छोड़कर आप ये जो एक गेम है, इस गेम के लिए इस अखाड़े में आ गए। तो इस अखाड़े में आने के पीछे आपका क्या रीज़न था, या क्या आपको इंस्पिरेशन क्या थी जो आप इस अखाड़े में आए? आपको क्या लगा इस अखाड़े में आने के लिए कि आप इस अखाड़े में आए? इंस्पिरेशन तो यही थी कि अपना ही अखाड़ा है ये, और इन सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो बाबा जी थे वो ही थे। और एक कहते हैं कि दिल पहलवानी में ही था दिल, मगर वो बाबा जी कहते थे कि पढ़ाई कर पहले पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है। तो उसमें रह के मगर दिल कहीं ना कहीं यहीं रहता था, इसी अखाड़े में ही, पहलवानी में ही, ये सारे भाइयों में, अपने में, सारे जो बच्चे करते हैं इनमें ही। तो ये इस वजह से। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, बट आपका इसके पीछे मतलब आप, अगर मैं अपने दर्शकों को ये अगर एक बात कहूँ कि नीरज जी एक अनसीन हीरो हैं, बिकॉज क्योंकि आप यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं या पहलवानी करते हैं, ये उन्हें कोई चार्ज नहीं करते और उनको एज ए कोच यहाँ पर बहुत अच्छी कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, कोई पैसा उनसे नहीं लेते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये नेशन को सर्व कर रहे हैं, बिकॉज अगर कोई भी बच्चा आगे चलकर कोई मेडल लेता है तो वो इनके अखाड़े के नाम और इनके अखाड़े की वजह से ही लेगा, और इनके जो इसको अभी स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उस ट्रेनिंग की वजह से ही लेगा। तो मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूँगा कि आपके जो अखाड़ा ये जो है, आप ये यहाँ पर लोगों को कैसे, अब किस तरीके से सिखाते हैं, या मतलब क्या आपका रूटीन क्या होता है यहाँ पर? रूटीन यही है इनकी, मॉर्निंग का रूटीन होता है, फिर इवनिंग में होता है। ये है कि सुबह लाइन अप करके 5:30 बजे से इनकी रनिंग, और जो डेज़ में डिवाइडेड है जैसे जैसे एक्सरसाइज वो होती हैं, फिर वो 8 साढ़े 8 या कभी कभी 9 बजे तक भी ख़त्म होने के बाद ही अपना खाते पीते सोते हैं। फिर 3 बजे दोबारा वही है, सारी एक्सरसाइजेज जोर होते हैं शाम को 3 बजे। फिर उसके बाद मेहनत करके ही अपना खाते पीते हैं, सोते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं भी कोई एक मतलब ये जो आप कर रही हो तो ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट आपका ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपके साथ के जो लोग होंगे, जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके साथ कॉलेज में पढ़ते होंगे, वो लोग कहीं किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या कहीं पर किसी अच्छी सोसाइटी में, या मतलब किसी बड़ी मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हो, किसी का अपना बिजनेस होगा, तो ये सोच के आपके दिमाग में ये नहीं आता कि कभी मैंने उस तरफ मैं नहीं जाऊँ, या मतलब इस तरफ से हटूँ या उस तरफ जाऊँ, ऐसा कुछ आपके दिमाग में कभी आता है? मैंने आपको पहले ही बोला कि जो दिल है ना वो यहीं है, मेन जो है दिल है वो यहीं रहेगा, वो यहीं है और यहीं रहेगा वो। मतलब आपको मतलब कंफर्टेबल आपको लगता है यहाँ पर? कंफर्टेबल क्या, सब जब दिल ही यहीं है तो सब अच्छा ही यहीं लगता है, सब कंफर्टेबल ये हाँ। लगता है कि मतलब ये हुआ आपका। हाँ। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप जब ये जोड़ या ये सब करवाते हैं तो उसके बाद आप ये बच्चों को आगे कहाँ भेजते हैं खेलने के लिए? देखिए, ये परफॉर्मेंस के ऊपर है, कौन कितना मेहनत करके कौन से लेवल पे अचीव कर रहा है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, ये डिपेंड करता है ना। मेन तो पहले छोटे से ही लेवल से होगा, जो हरियाणा या यूपी के हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं, यहाँ के हो गए स्कूल से, हो गए फिर स्कूल से यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट से नेशनल। इस लेवल पे डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा है, किस लेवल का हो चुका है, कौन कितनी मेहनत करता है। हाँ, वो मेहनत से ही अब आगे बढ़ता है, कितने आगे पहुँचेगा, मेहनत करके ही आगे पहुँचता है, वो लेवल बढ़ाता है अपना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या आप यहाँ इन रेसलर्स को, जितने भी पहलवान सीख रहे हैं, उनको आप कोई ट्रेंड कोच से भी कोचिंग करवाते हैं, किसी प्रोफेशनल कोच से कोचिंग करवाते हैं? देखिए, ये जो इस अखाड़े के जो वो है ना इतिहास है, यहाँ से काफ़ी अच्छे पहलवान निकले हैं, इंटरनेशनल अर्जुन अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी, और ये और जो मैं जैसे
और भी जो निकले हैं, तो हम हो गए, एक सीनियर पहलवान होते हैं, वो उन्हें फिर आके अपना वक्त देते हैं, वो उन्हें सिखाते हैं। वैसे ये साई से अडॉप्टेड है, मगर साई से ना हमें कोच मिला हुआ है अभी, कोई सहूलियत नहीं मिली हुई अभी, सहूलियत नहीं है। नीरज जी, मैं आपसे यहाँ पर एक गुजारिश करूँगा कि आपके अखाड़े से जो लोग आगे अच्छे लेवल पे गए हैं, खेला है, अगर उन लोगों का अगर आप नाम हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। एक तो जी शुरू में बाबा जी थे सबसे पहले, तो हाँ जी, हाँ जी। जसराम जी, गुरु जसराम जी, फिर अर्जुन अवार्डी भीम सिंह जी थे, फिर अर्जुन अवार्डी मुख्तियार सिंह जी थे, वो भी इस अखाड़े से। जी इसी अखाड़े से थे। विश्वनाथ जी थे, राजेंद्र थे, चौधरी शीशपाल जी थे, अच्छा ये ओलंपियन श्री जयप्रकाश जी हैं, वो ताऊ जी हैं अच्छा। हैं। उनके बाद एक नेत्रपाल जी हैं, वो नेशनल है। फिर राजकुमार जी हैं, ध्यानचंद अवार्डी। उसके बाद वेदू पहलवान जी हैं, वो भारत केसरी रहे। फिर सुभाष पहलवान जी थे, चाचा हैं मेरे, वीरपाल जी हैं। उसके बाद निशांत पहलवान है, एक विक्रम पहलवान है। मतलब अब अगर आप गिनवाने लगोगे तो सुबह से शाम हाँ हो जी, हाँ जी, जाएगी। हाँ जी। और इस मतलब अगर मैं जो चीज़ इतने सालों से चल रही है, तो कुछ किया है जभी तो चल रही है। कभी किया है। हाँ जी। मतलब अगर इस अखाड़े से यहाँ से इस अखाड़े से इस मिट्टी से निकल हाँ जी। के इंडिया के लिए बहुत सारे लोगों ने खेला और बहुत सारे लोगों ने इंडिया का नाम रोशन पर मैं आपसे जी। मतलब मुझे ये पर्सनल लेवल पे लगता है कि मतलब जो है हमारी कुश्ती है, इसको थोड़ा सा मतलब और एक स्टेज मिलना चाहिए। जी जिस लेवल पे हम खेलते हैं, जिस लेवल के हमारे पहलवान हैं, जिस लेवल पे हमारे लोग खेलते हैं, उस लेवल पे हमारा कुश्ती बेसिक में नहीं है। जी। अगर नीचे के लेवल पे देखा जाए तो कुश्ती को उतना प्रमोट नहीं करा जाता। जी जी तो आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? जी, विचार तो मेरे यही हैं कि उसे प्रमोट ही नहीं किया जाता। जो कुश्ती है वो शुरू से लेके इतिहास देखेंगे ना आप हिंदुस्तान का, 1952 से लेके अब तक का देखेंगे, मोस्टली मेडल जो ओलंपिक में आते हैं वो रेसलिंग से ही आते हैं। इंडिविजुअल गेम में अगर आप देखेंगे, हाँ जी, हाँ जी, हॉकी को छोड़ दे, वो इंडिविजुअल गेम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। 1952 में पहला इंडिविजुअल मेडल रेसलिंग से आया, ब्रॉन्ज मेडल से। उसके बाद फिर 2008 में आया मेडल सुशील कुमार जी, फिर 2012 में 2 मेडल आए रेसलिंग से, फिर 2016 में 1 मेडल आया। जो इंडिविजुअल लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी और ओलंपिक गेम में भी कुश्ती ने हमेशा प्रूव किया है अपने आप को, सालों साल, But 10 उसको साल उस लेवल पे उस पर प्रमोट नहीं किया गया। उस लेवल पे उसको हाँ, प्रमोट नहीं किया गया। जिस लेवल पे क्रिकेट या जी, जी। कबड्डी या किसी और जी। गेम को प्रमोट किया गया। हाँ हाँ तो ये हमारे इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे हिसाब से तो राष्ट्र खेल भी कुश्ती होना चाहिए भारत का, ऐसे कि क्योंकि एक प्राचीन समय से होता हुआ चला आ रहा है, महाभारत रामायण से लेके और अब तक चला आ रहा है, और कामयाब एक सफल तौर पे चला आ रहा है, इसलिए। नीरज जी, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा कि जैसे आईपीएल क्रिकेट में आईपीएल स्टार्ट हुआ है, वैसे ही कुश्ती में प्रो लीग स्टार्ट हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? मतलब आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या फ्यूचर है? फ्यूचर बहुत सही है, क्योंकि एक तो बढ़ावा ही मिलेगा, पहलवानी को बढ़ावा मिला है उससे। प्रो रेसलिंग लीग से 3-4 सीज़न हो चुके हैं। जो हमारे इंडिया के रेसलर हो गए, जो एमर्जिंग टैलेंट हो गए, एक्सपेरिमेंट टैलेंट हो गए, तो उन्हें एक मौका मिलता है इंटरनेशनल रेसलर से कम्पीट करने का, एक एक्सपीरियंस मिलता है, और जो भारतीय कुश्ती है वो आगे बढ़ती है उससे, और थोड़ा फाइनेंशियली भी पहलवानों को हेल्प होती है। और जो पहलवान हैं अखाड़ों में, हर अखाड़ों में, उनके मन में कहीं ना कहीं टारगेट भी रहता है कि मुझे लीग लड़नी है, लीग में लिस्टेड होना है, मेडल ला के फिर लड़ना है। ये है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, उससे नुकसान तो है नहीं कुछ। तो मतलब ये अगर मैं दूसरे जी। शब्दों में ये कहूँ कि ये लीग जो स्टार्ट हुई है वो एक तरीके से हमारी कुश्ती को प्रमोट कर रही जी, है। जी, और जी। ये गवर्नमेंट की या उसकी तरफ से बहुत अच्छा जी। इनिशिएटिव है। जी अच्छा नीरज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आपसे आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ये आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ अगर आप हमारे दर्शकों को कोई अगर मैसेज देना चाहें तो, बिकॉज यू आर द यूथ, सो आपके द्वारा कोई मैसेज जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। मेरा मैसेज तो यही है कि अपने पैशन को फॉलो करें, जिस चीज़ में भी है एक टारगेट बना के उसे फॉलो करें और अचीव करें, पूरे अपना 100 नहीं 200% दें उसे, और लग जाएं बस। तो नीरज जी, आपने जो बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये मैसेज है लोगों के लिए कि अगर आपका जो पैशन है उसको आप फॉलो कीजिए और अपने टारगेट तक पहुँचिए। जी, तो मैं अपने देखने वालों को और नीरज जी को तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा कि Thank आपने you. अपना कीमती समय मुझे दिया, और थैंक यू सो मच।
और मैं अपने देखने वालों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ये नीरज जी जैसे यंग टैलेंट जो कि अनसीन हीरोज़ हैं, जो कि अपने नेशन को सर्व कर रहे हैं और अपना सब कुछ उन्होंने यहाँ पर कुश्ती में निछावर करा हुआ है, उन ऐसे लोगों को आपके सामने ला सके। सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी कोई भी उनके पीछे से कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी नेशन को सर्व कर रहे हैं, इस कुश्ती को सर्व कर रहे हैं और ऐसे लोगों को हम आपके सामने ला सकें, यही मेरा प्रयास है। और मैं अपने देखने वालों को इसके साथ धन्यवाद बोलूँगा। धन्यवाद।